Good morning, all of you. Next topic, quantization of इलेक्ट्रिक चार्जेस। जैसा कि तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, ये नोट्स लिखे हुए हैं, गाइडिंग से मैं समझा दूंगा। मैं तुम चाहो अपनी लैंग्वेज में कॉपी में नोट लिख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस चल रही थी, लास्ट वीडियो में अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस देख रहे थे। तो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्वांटाइजेशन मतलब क्वांटम वर्ड, एक क्वांटिक वर्ड है। क्वांटा का मतलब क्या होता है? पैकेट। क्वांटा का मतलब क्या होता है? पैकेट। यानी जो चार्जेस है वो किसी भी बॉडी से, कोई सा भी चार्ज, यानी कोई भी बॉडी है अगर वो चार्ज है, तो किसी भी बॉडी में अगर चार्ज तो इलेक्ट्रॉन लेगा या वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन लेने और देने की कहानी है यहाँ पर, सिंपल सी। कि वो जो इलेक्ट्रॉन देगा वो इलेक्ट्रॉन किस में देगा? इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में देगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 देगा। अगर इलेक्ट्रॉन उसको देने पड़ गए या लेने पड़ेंगे तो वो हमेशा क्या करेगा? इंटीजर फॉर्म में देगा, जैसे 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 6। ये सिंपल सी इसकी कहानी है। अगर मैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखूं तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। Q इज चार्ज, Q क्या है? चार्ज। N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन मैंने डोनेट किए। और ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये चीज तुम्हें याद रखनी है, एग्जाम में हो सकता है तुम्हें गिवन हो सकता है नहीं हो। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो अगर मैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से इसका स्टेटमेंट बनाऊं तो ध्यान से देखो, ये क्यू, क्यू मतलब चार्ज, इस पे किसी भी बॉडी पे किसके इक्वल्स टू होगी, यानी किसके बराबर होगी? एन। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह दो या फिर इंटीजर मल्टीपल। इंटीजर मल्टीपल किसका? ई। ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इससे अपन स्टेटमेंट बनाया है, क्यू मतलब, क्यू मीन्स चार्ज ऑन ए बॉडी। कैसे दोगे आप उसको? इज गिवन बाय इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको अपन फंडामेंटल चार्ज भी कह सकते हैं। तो ये है अपना स्टेटमेंट, यहाँ लिखा हुआ है चार्ज ऑन ए बॉडी इज गिवन बाय इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज मतलब ई। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन की वैल्यू इंटीजर फॉर्म में होगी, कभी भी 1.1 3/2 4/5 इस फॉर्म में नहीं होती है। ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या देखे गए? इनके कुछ एक्सेप्शन केस भी देखे गए। एक्सेप्शन केस मतलब जो क्वांटाइजेशन को ओबे नहीं करते हैं। कुछ ऐसे पार्टिकल्स देखे गए जो क्वांटाइजेशन को ओबे नहीं करते हैं। उन पार्टिकल्स में आए फर्स्ट क्वार्क पार्टिकल्स। ये क्वार्क पार्टिकल्स का चार्ज देखा गया +-1/3 प्लस -2/3 अब यहाँ गौर से देखो, यहाँ पे n कितना है? 2/3। और यहाँ पे n कितना है? 1/3। अब क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए? ये इंटीजर मल्टीपल में होना चाहिए, यानी n की वैल्यू 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए या फिर 3 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है? 1/3 और 2/3। तो ये इसको ओबे नहीं करते हैं। कौन से पार्टिकल्स? क्वार्क पार्टिकल्स। ठीक है। अब ये जो क्वांटाइजेशन का जो रूल है वो एक साइंटिस्ट ने दिया था, और उस साइंटिस्ट का नाम था मिल्कन्स। साइंटिस्ट का क्या नाम था? मिल्कन्स। उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस को। साइंटिस्ट था मिल्कन्स, उसने एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से उसने क्वांटाइजेशन को प्रूव किया। ओके, गॉट इट। तो अपना ये टॉपिक था क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। समझ में आ गया हो तो इसको अपने वर्ड्स में लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस।
अब इसमें क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। An object is charged so much that its mass increases by 9.1 nanogram. Then, first, how many electrons were given to the object? Second, find the value and the nature of the charge. ये अपना क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को रीड करो, फिर मैं समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या करना है। इसने कहा कि मेरे पास एक बॉडी है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है या एक बॉडी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कह दो या बॉडी कह दो, एक ही चीज है। इस ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब मास इंक्रीज हुआ, वो कितना हुआ, मैं बताया, मास इंक्रीज हुआ 9.1 इंटू 10⁻⁻, नैनो कूलम। तो नैनो का अपन के बाहर लिख दिया, ये ग्राम, नैनो ग्राम। अब समझ में आता है कि ठीक है। अब इसने पूछा कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन उसको दिए गए ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ये क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बॉडी है, ठीक है, मैं एक बॉडी है, मेरा मास, मेरा मास 100 किलो का, कितना मास मेरा, मान लो मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक बॉडी हूँ, मेरा मास कितना है 100 kg। मैंने दो पैकेट इनका मास था, एक पैकेट का मास था 4 kg, ठीक है, दो पैकेट लिए अपने पास रख लिए। तो अब मेरा मास कितना होगा, फॉर एग्जाम्पल बताओ मेरा मास कितना होगा, टोटल मास कितना होगा मेरा, वो तो पहले ही था। अब मेरा मास कितना हो गया 100, तो पहले ही था, 100 प्लस 2 इंटू 4, ठीक है। अब मेरे मास में चेंज कितना आया, मेरे मास में चेंज क्या आया 8 kg का। तो मेरे मास में जो चेंज आया वो रहा ये क्या है, 2 इंटू 4 क्या है, मेरे मास में जो चेंज आया, चेंज इन मास, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, मैंने कितने पैकेट लिए, दो, ठीक है। तो एक पैकेट का मास कितना था 4 kg, ठीक है। सेम कहानी, अब क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑब्जेक्ट के पास आते हैं। अब ऑब्जेक्ट का मास पड़ा कितना, वो मेरे को दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो मैं एक फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ, इस फॉर्मूले में लिख रहा हूँ डेल एन। डेल एन का मतलब चेंज इन मास। मेरा मास चेंज कैसे हुआ कि कितने पैकेट लिए मैंने, सपोज मैंने पैकेट कितने ले लिए, एन पैकेट ले लिए, और एक पैकेट का मास कितना है 4। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एक एम ई लिख देता हूँ। तो ये मैंने फॉर्मूला एक बना लिया है कि चेंज इन मास कितना है, मैंने कितने पैकेट लिए, एम पैकेट ले लिए, एक पैकेट का मास कितना था इतना। तो सेम चीज मैंने यहाँ अप्लाई कर दी ऑब्जेक्ट, फिर जो ऑब्जेक्ट में जो चेंज इन मास आ रहा है वो किसके इक्वल्स टू एन, कितने कितने इलेक्ट्रॉन लिए और एक इलेक्ट्रॉन का मास। अभी जो एक इलेक्ट्रॉन है ये एम ई, ये मेरे को पता होना चाहिए, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। एन आपको निकालना है, डेल एम आपको दे रखा है, लेकिन डेल एम आप डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये ग्राम में दे रखा है। तो ग्राम को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे अपन, केजी में। 9.1 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻3, किस में कन्वर्ट हो गया, kg। ये वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ सॉल्व करके अपन किस में निकाल लेंगे, एन। तो प्रॉब्लम इसमें, चलो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट का देखो क्या लिखा हुआ है, चेंज इन मास दे रखा है, ग्राम का अपन केजी में कन्वर्ट कर लिया। फिर चेंज इन मास, मास में चेंज कितना हुआ, कितने तो इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है। तो सेम डायनामिक और आंसर अपन ने एम निकाल लिया, सोल्व कर सकते हो आप, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, फाइंड द वैल्यू एंड द नेचर ऑफ द चार्ज। अब सेकंड पार्ट इधर देखो, सेकंड पार्ट पूछा है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज। नेचर के बारे में बात करेंगे अपन, पहले वैल्यू ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ चार्जेस मींस चार्ज क्यू पूछा है, तो क्यू इज इक्वल्स टू एन ई। एन मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन लिए कि दिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन दिए हैं, एन गिवन टू द ऑब्जेक्ट। तो एन अपन को पता है, ई अपन को पता है। अब इसको तुम सॉल्व करके यहाँ से क्यू निकाल सकते हो। इसने पूछा नेचर ऑफ द चार्ज,
नेचर ऑफ द चार्ज, नेचर ऑफ द चार्ज का मतलब कि पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो बताओ, इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट को दे रहा हूँ तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, वैल्यू ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू एन ई, एन निकाल रखे अपन ऊपर से, एन की वैल्यू यहाँ से ताकि अपन ने यहाँ पुट कर दी। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको सोल्व करने पे आएगा 1.6 कूलम। और चार्ज क्या होगा, नेचर क्या होगा, नेगेटिव। ओके, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर तो मैं बताए रखे हैं मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई क्वांटाइजेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। How much quantity of positive and negative charge is there in a cup of water? कप का जो कितना उसके अंदर वाटर है वो दे रखा है 250 ग्राम। क्वेश्चन आराम से पढ़ लो, फिर अपन सॉल्यूशन करेंगे, फिर तुम आराम से इसका सॉल्यूशन देख लेना। क्वेश्चन ये रखा है कि मेरे पास कितना है मास, मेरे पास 250 ग्राम H2 है। अब इसमें कितने तो पॉजिटिव चार्ज है और कितने नेगेटिव चार्ज, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बारे में देखो। देखो पहले थोड़ा बेसिक समझते हैं केमिस्ट्री में, क्योंकि मेरे को इसमें सबसे पहले 250 ग्राम H2 है, पानी भरा हुआ, ठीक है, तो उसमें को पहले पता करो कि मैं उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये मेरे को सबसे पहले पता होना चाहिए। अब जितने मॉलिक्यूल होंगे फिर उसके हिसाब से अपन आगे की बात देखेंगे। देखो सिंपल सी कहानी समझो, केमिस्ट्री कहती है कि 1 मोल, कोई भी बॉडी है, कोई भी सब्सटेंस है, तो उसका 1 मोल है, तो 1 मोल का मतलब उसका कितना ग्राम, उसके मॉलिक्यूलर वेट की। अब H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18। कितना होता है, 18, यानी 1 मोल में अगर मैं लिखना चाहूँ ग्राम में तो कितना होगा, 18 ग्राम। यानी 1 मोल जो वाटर होगा उसमें 18 ग्राम H2O है, तो उस टाइम नंबर ऑफ एटम्स यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल्स टू होते हैं, Na इज एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, कि अगर दोबारा देखो, 1 मोल कोई भी सब्सटेंस है मेरे पास दुनिया में, उसका अगर 1 मोल है तो 1 मोल है मतलब उसका कितना ग्राम, उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। H2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर मास जिसे अपन बोलते हैं 18, तो 18 ग्राम। उस 18 ग्राम के अंदर कितने कितने मॉलिक्यूल्स हैं, Na इज एवोगैड्रो नंबर। अब देखो 18 ग्राम में कितने हैं Na, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, Na/18। कितने ग्राम में चाहिए अपन को, 250 ग्राम में। 250 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, टोटल मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू Na/18 इंटू 1 ग्राम में है, 250 ग्राम में कितने होगा इतने, तो ये होगा मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल मॉलिक्यूल्स। अब एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, एक मॉलिक्यूल मतलब H2O, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 है। तो अगर मैं टोटल चार्जेस की बात करूँ तो इसमें बताया अपन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ऑक्सीजन के पास 8 है, हाइड्रोजन के पास 1, तो हाइड्रोजन के 2 एटम है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। अब जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन, उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन। कोई प्रॉब्लम इसमें, यहाँ तक क्लियर है, नहीं क्लियर है देख लो आराम से। कि 1 मोल में कितना होगा, 18 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, और उस वेट में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर। 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे, Na/18। अब 1 ग्राम में Na/18 है, 250 ग्राम में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से। ठीक है, तो अब ये मेरे पास मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं, कौन से, ये है मेरे पास टोटल मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। अगर मैं बात करूँ पहले नेगेटिव चार्ज की, कौन सी चार्ज की, मैं नेगेटिव चार्ज की, इसकी बात करता हूँ मैं, नेगेटिव चार्ज। अब मेरे को पता है
नेगेटिव चार्ज निकालना है। नेगेटिव चार्ज में किसका? टोटल निकालना है, टोटल नेगेटिव चार्ज। अब टोटल नेगेटिव चार्ज निकालना है मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने तो मॉलिक्यूल है, इनटू नेगेटिव चार्ज ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये फॉर्मूला है। टोटल नेगेटिव चार्ज कितने हैं मेरे पास, मान लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इनटू नेगेटिव चार्ज ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये निकाल रखे हैं अपन। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये रहे आपके पास। और टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ वन मॉलिक्यूल, वन मोल नहीं है ये, वन मॉलिक्यूल है। ठीक है, वन मॉलिक्यूल का एक कितना है, 10 10 क्या 10, ये 10 तो इलेक्ट्रॉन है, चार्ज कितना हो जाएगा उसका 10 की। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखे हैं अपन को Na/18 इंटू 250 इंटू नेगेटिव चार्ज ऑफ वन मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है उसके पास, 10, और एक का मास, एक का चार्ज कितना है 1। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे और अपने पास टोटल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये अपन को भी पता है, जितना किसी भी एटम के अंदर जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये इसका सॉल्यूशन देखो, देखो वी नो दैट, ये कह सकते सॉल्यूशन आंसर 2 का। वी नो दैट मोलिकुलर मास ऑफ H2 18 ग्राम है। 18 वन मोल मतलब 18 ग्राम। 18 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, Na। ठीक है, 1 ग्राम में कितने हो गए, Na/18। 250 ग्राम में कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na/18 इंटू 50। ईच मॉलिक्यूल ऑफ H2 कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। अब टोटल नेगेटिव चार्ज की बात करें, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू नेगेटिव चार्ज ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो Na/18 इंटू 250 इंटू 10E। ठीक है, अब जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? देख लो इस क्वेश्चन को, अपने वर्ड्स में लिख लेना और इसको अपन समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा सॉल्व करने पे, घर बैठ के सॉल्व करना, यानी तुम्हें पता ही है एवोगैड्रो नंबर। इसका क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 1.34। इस क्वेश्चन का आंसर 1.34 इंटू 10 की पावर 7 कूलम। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इतना ही नेगेटिव चार्ज होगा और इतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। ये आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब कूलम्स ने क्या कहा, कूलम्स ने क्या कहा वो देखते हैं। कूलम ने कहा कि सपोज मेरे पास एक चार्ज Q1 और एक चार्ज Q2, इन दोनों को मैंने r डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस रखा है, r डिस्टेंस पे रखी हुई दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। अब इन दोनों के बीच में या तो एक अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा या फिर एक रिपल्शन का फोर्स लगेगा। तो उस फोर्स को इसने क्या कहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स को इसने क्या कहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिंपल काम, कूलम ने दो चार्ज रखे हुए हैं, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उस फोर्स को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो डेफिनेशन, द फोर्स experienced between two charges charges is known as electrostatic force। दो चार्ज हो दो से ज्यादा चार्ज भी हो सकते हैं। ये सिंपल सा लॉजिक दिया किसने, कूलम्स ने। अब कूलम ने क्या कहा, जो Q1 चार्ज है ये Q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है और उस फोर्स को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F। और इसके पैरों में लगा दिया अपन ने E मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये है F, इसके बारे में कूलम ने क्या कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के।
अब प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस मतलब कौन कौन से चार्ज, Q1 एंड Q2। सेकेंड, ये फर्स्ट स्टेटमेंट उसने कह दिया कूलम्ब्स ने, ये कूलम्ब्स का फर्स्ट स्टेटमेंट था। सेकेंड उसने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। इसके सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा, अब इन दोनों को इकट्ठा किया इसने फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एट ई प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब कभी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है और उस कांस्टेंट को अपन फिजिक्स कांस्टेंट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कूलम्ब्स का लॉ है तो यहाँ पे कांस्टेंट आया के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया अपना एफ ई मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे जो के है के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, एस मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, एफ मतलब फोर्स, सी मतलब कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू तुम्हें याद रखनी है 9 × 10⁹। इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला और होता है के का 1/4 पाई। अब तुम्हारे लिए एक नई चीज आ रही है एप्सिलॉन। देखो ई है गोल मटोल सा, इसको बोलते हैं अपन एप्सिलॉन नॉट। बोल क्या क्या बोलेंगे इसको अपन, एप्सिलॉन नॉट। और इस एप्सिलॉन नॉट को अपन परमिटिविटी भी बोलेंगे अभी आगे जाके। लेकिन ये के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तभी होगा जब दोनों चार्जेस के बीच में क्या हो, एयर हो या फिर क्या हो, वैक्यूम। अगर कोई मीडियम रख दूंगा तो इस के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम इसमें, के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला और होता है के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब आपके पास दोनों चार्जेस के बीच में क्या हो, मीडियम एयर और वैक्यूम हो। अगर इनके अलावा दूसरा कोई हो गया, मेटल रख दिया, कंडक्टर रख दिया, सुपर कंडक्टर रख दिया, तो इस के का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अभी आगे बताएंगे कि कौन सा फॉर्मूला हो। ये हो गया अपना कूलम्ब्स लॉ। यहाँ तक कोई डाउट इसमें? अब देखो नोट्स में देखो। अब लिखने का तरीका, लेट अस कंसीडर, अपन ने क्या किया, कंसीडर टू चार्जेस, लेट अस कंसीडर टू चार्ज Q1 एंड Q2 सेपरेटेड आर डिस्टेंस। ये डायग्राम हो गया। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experienced by the two charges, फर्स्ट क्या कहा था उसने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है इसका Q1 और Q2। इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी अपन ने। नेक्स्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। और डिस्टेंस कितनी थी दोनों के बीच में, Q1 एंड Q2 की डिस्टेंस कितनी थी, R। तो F, सेकेंड इक्वेशन क्या हो गई, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। कोई प्रॉब्लम इसमें, इन दोनों को अपन ने इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने के बाद एफ ई प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। और यहाँ पे क्या क्या आ गया, कांस्टेंट। और के को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब देखिए वही चीज है नोट्स लंच टाइम के नहीं किया है ताकि तुम्हें लिखने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन खोल करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, K is proportional constant, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट को अपन कह सकते हैं K is 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ लेकिन कब वैलिड है, जब चार्जेस कितने हो, फ्री स्पेस मतलब जब चार्ज के बीच में एयर हो या फिर क्या हो, वैक्यूम। एयर हो या फिर क्या हो, वैक्यूम। यहाँ पे जो ई नॉट यानी एप्सिलॉन नॉट जो है उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू अपन चाहे तो के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अगर अपन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या होगा, 1/4 पाई के। अगर तुम्हें सॉल्व करना हो तो अपन सॉल्व कर लेना, 9 × 10⁻⁴
9। अगर सॉल्व नहीं करना हो, मेरे को यकीन हो, तो उसकी वैल्यू याद रख लेना 8.85 इंटू 10⁻12, और इसकी जो यूनिट होगी वो भी कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो तुम रिपीट करना, ये अपना याद तक हो गया है कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंप्लीट। इसके कुछ अपन नेक्स्ट देखते हैं कि जब अगर ये फ्री स्पेस है, अगर इसके फ्री स्पेस जो अपन ने फॉर्मूला लिखा है अभी ये वाला फ्री स्पेस, अगर मीडियम आ गया तो क्या होगा, कैसे करेंगे? चलो अब नेक्स्ट कंटिन्यूस में एक डेफिनेशन है वन कूलम। वन कूलम वन कूलम की डेफिनेशन कैसे निकालेंगे अपन? अभी पढ़ के आए हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, लास्ट टॉपिक अपन जो पढ़ा है वही पढ़ा है लास्ट। अब देखिए वन कूलम की डेफिनेशन देखिए, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा अपन ने। अगर मैं कह दूं कि Q1 और Q2 दोनों कितने हैं 1 और दोनों चारों की डिस्टेंस कितनी है 1, फोर्स कितना होगा F इज इक्वल्स टू F कितना होगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन, फोर्स में क्या होगी न्यूटन। अब यहीं से मैं डेफिनेशन बनाता हूँ कि अगर मेरे पास दो चार्ज Q1 और दो चार्ज मान लो, या फिर दो चार्ज कहते हैं कि दो चार्ज अगर मेरे पास हैं Q1 और Q2 एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं 1 1 मतलब 1 मीटर कहते हैं इसको 1 मीटर, ताकि अपन एम के एस में आंसर निकाल लेंगे। डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच में 1 मीटर। अब उन दोनों के ऊपर अगर 9 इंटू 10⁻9 फोर्स न्यूटन फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो वो जो चार्जेस होंगे वो किसके इक्वल्स टू होंगे 1 कूलम। किसके इक्वल्स टू होंगे वो 1 कूलम। कोई प्रॉब्लम इसमें? एफ इज इक्वल टू के की तो कौन आर स्क्वायर, तो Q1 और Q2 1 हो गया तो आर 1 कह दिया अपन ने, तो एफ इतना हो गया। तो मैं डेफिनेशन बनाऊं कि दो चार्जेस Q1 और Q2 अगर 1 मीटर पे रखे हुए हों तो उनके बीच में इतना फोर्स लग रहा हो तो वो चार्ज किसके बराबर होंगे 1 कूलम। अब देखो डेफिनेशन डेफिनेशन when two charges are placed at 1 meter distance in vacuum and experience a force of 9 into the power 9 Newton, then the magnitude of each charge is 1 coulomb. ये definition है, standard definition of 1 coulomb. नेक्स्ट बात करता हूँ अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या अपन इसे कह सकते हैं, इसके अलग अलग नाम तुम्हें दिख रहे हैं, क्या क्या नाम है पढ़ो। रिलेटिव, परमिटिविटी, स्पेसिफिक, इंडक्टिव, कैपेसिटी। अब इसका जो डिनोटेशन है वो देखो ये रहा, ये एप्सिलॉन नॉट ई। एप्सिलॉन वहां पे ओ था, यहाँ पे क्या हो गया आर। आर का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, वहां पे क्या थी एब्सोल्यूट थी या फ्री स्पेस के लिए थी, क्या थी वहां पर सिंपल थी परमिटिविटी ऑफ एयर। जो एप्सिलॉन नोट था वो क्या था परमिटिविटी ऑफ एयर, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर, और ये हो गई आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अब इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक है, अभी देखते हैं अपन क्या होता है। देखो लास्ट में अपन ने जब केक की वैल्यू देखी उसके बाद एक फॉर्मूला देखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कब था फॉर्मूला, जब क्या हो एयर हो या फिर क्या हो फ्री स्पेस वैक्यूम हो। ठीक है, अब अगर मेरे पास वैक्यूम नहीं है, कि अगर मेरे पास मीडियम आ जाए, क्या आ जाए मीडियम, तो के रहेगा लेकिन इसकी जो है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा सिंपल एप्सिलॉन। ठीक है, और ये एप्सिलॉन को अपन क्या कहेंगे एब्सोल्यूट, क्या कहेंगे इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। कोई प्रॉब्लम इसमें?
तो के की वहीं से अपन नीचे उठा के लेके आ रहे हैं, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अपन ने पढ़ा था तो फॉर्मूला कब होगा जब अपने पास एयर या फिर वैक्यूम में दोनों चार्ज रखे हुए आए हों। अगर मीडियम में रखे हुए हैं तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, सिंपल एप्सिलॉन। ओके, के ही रहेगा लेकिन के की वैल्यू चेंज हो सकती है, डिपेंड्स ऑन मीडियम। अब यहाँ से अपन एक फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, किसका टॉपिक क्या था अपना, एप्सिलॉन आर, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट अपने पास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी या फिर स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। ठीक है, तो अब फॉर्मूला बनाते हैं अपन। फॉर्मूला बनाया जाए, फॉर्मूला किसका बनाना चाहते हैं अपन, एप्सिलॉन आर का। किसका बनाना चाहते हैं अपन, एप्सिलॉन आर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला अपन कैसे बनाते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे स्क्रीन कर दिया मैंने, अपना टॉपिक चल रहा था। टॉपिक क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कौन सा टॉपिक था अपना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट और ये एप्सिलॉन, तीन चीज अपने पास है। अभी अभी अपन देख रहे हैं एप्सिलॉन आर की कहानी पढ़ रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है वो पता ही चलेगा, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ, इसमें एयर में वैक्यूम में दोनों में, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। एप्सिलॉन किसकी है, मीडियम की। किसकी है ये, मीडियम की, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन आर मींस रिलेटिव परमिटिविटी। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, अब एप्सिलॉन आर की जो डेफिनेशन है वो है एफ। मान लो दो चार्जेस हैं अपने पास, ये Q1 और ये Q2, इन दोनों के बीच में क्या है अभी, एयर। तो फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मान लो इन दोनों चार्जेस के बीच में एक मीडियम आ गया, कोई सा मीडियम हो सकता है, तो जो मेरा फोर्स होगा F वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर Q1 Q2। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला की मीडियम आ गया, मीडियम को आ गया, एप्सिलॉन की जगह क्या लिखूंगा मैं, एप्सिलॉन सिंपल। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ये एयर में, तो इसके पैरों में क्या लगा सकता हूँ मैं, एयर। और ये किसमें है, मीडियम में, तो क्या लगा सकता हूँ मैं, एयर। कोई प्रॉब्लम इसमें। तो वापस आते हैं अपन डेफिनेशन पे, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एफ एयर अपॉन एफ एम। ये फॉर्मूला है किसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। इसका फॉर्मूला है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। कोई प्रॉब्लम इसमें। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाना चाहूँ तो इट इज द रेशियो, किस किस का रेशियो है ये, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू, बिटवीन द चार्जेस कह सकते हैं, टू चार्ज भी कह सकते हैं। तो मैंने टू चार्ज का एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन, इसमें एयर में, टू द, इसमें फोर्स मीडियम में, इसमें मीडियम में फोर्स। ठीक है, अब डेफिनेशन आ गई अपने पास। अगर मैं लिखना चाहूँ तो फॉर्मूले दोनों चीज लिख दूंगा यहाँ पे। तो एफ एयर कितना दिखा देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ऊपर कौन है भैया, Q1 Q2 अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर इन दोनों को सॉल्व करूंगा मैं तो क्या जाएगा, एफ ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करके देखेंगे अपन, तो Q1 से Q1 चला गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, बचा कौन, एप्सिलॉन। ये फोर्थ नंबर, ये कहाँ जाएगा ऊपर, बचा एप्सिलॉन नॉट। ये हमने यहाँ लिख दिया। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एक फॉर्मूला आ चुका है अपने पास, इसका एप्सिलॉन आर का। एप्सिलॉन आर किसका होता है बेसिकली, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका होता है, बेसिकली इंसुलेटर्स का होता है। और अगर इंसुलेटर्स में अगर बहुत मेटल्स की बात करें तो मेटल्स क्या है, कंडक्टर में आएगी, तो मेटल्स के लिए अलग वैल्यू होगी, इंसुलेटर्स के लिए अलग वैल्यू
होगी। चलो अब नोट करो, नोट करो। When the two charges are placing in medium, बताया था कि फॉर्मूला ये बन जाएगा एप्सिलॉन नोट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा। एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसको अपन क्या कह सकते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। पर एब्सोल्यूट वर्ड अपन और लगा सकते हैं। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन एयर और वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन द मीडियम। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, ये रहा फॉर्मूला, एफ एयर फोर्स किसमें, दो चार्जेस के बीच में, एयर में या फिर वैक्यूम में, टू द, इसका रेशियो है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस किसके अंदर, मीडियम के अंदर, इज इक्वल्स टू दिस फॉर्मूला। बेसिकली इंसुलेटर्स आर इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस, सबके लिए अलग अलग वैल्यू होती है। एयर के लिए 1, ग्लास के लिए, मेटल्स के लिए इनफाइनाइट होती है। एप्सिलॉन आर वाटर के लिए 81 होती है, लेकिन अपन इसको कैलकुलेशन के लिए 80 ले सकते हैं। ये हो गया अपना कूलम्ब्स लॉ। सिंपल कूलम्ब्स लॉ हमने पूरा पढ़ लिया है आज। इसमें मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा और कैसे कैसे फॉर्मूले आ सकते हैं। देखिए छोटी सी चीज समझेंगे अपन। देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला निकला, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ ए एम अपॉन एफ एम। अब मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ, एफ एम इज इक्वल टू एफ ए एम अपॉन एप्सिलॉन आर। अब यहाँ से एक छोटी सी चीज पता लगती है अपन को कि अगर अपने पास दो चार्जेस हैं, कितने चार्ज, टू चार्जेस हैं, Q1 और Q2। अगर इन दोनों के बीच में मीडियम इंसर्ट करें, मीडियम इंसर्ट करें तो जो फोर्स होगा वो पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें एप्सिलॉन आर का डिवाइड हो रहा है। ठीक है, पहले फोर्स कितना था, एफ एयर, मीडियम इंसर्ट कर दिया, जैसे मान लो दो चार्जेस हैं Q1 Q2, इन दोनों के बीच में पहले एयर थी, एयर थी तो फॉर्मूला क्या हो गया, ये। ठीक है, अब जैसे मैंने इन दोनों के बीच में क्या रख दिया, एक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया अपन ने, मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया। अब फोर्स कितना हो गया, ये। अब ये इन दोनों में देखो, एफ एम की वैल्यू कब आ रही है, जब मैं एफ एयर में एप्सिलॉन आर का डिवाइड कर रहा हूँ, तो एफ एम क्या हो गया, कम। एफ एम क्या हो गया, कम। तो इसका मतलब क्या है, इफ वी इंट्रोड्यूस मीडियम बिटवीन द चार्जेस, अगर मीडियम इंसर्ट करूं दो चार्जेस के बीच में, तब क्या होगा, देन फोर्स क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज, फोर्स विल बी इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज, डिवाइड करने पे आ रहा है। कई बार बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाता है कि इंट्रोड्यूस देन क्या होगा। ओके, यहाँ तक आज अपन ने पूरे लेक्चर में क्वांटाइजेशन, उसके न्यूमेरिकल्स, कूलम्ब्स लॉ, इसका बेसिक देख लिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स देख लिए कि मीडियम रखेंगे तो क्या होगा, नहीं रखेंगे तो क्या होगा। अब नेक्स्ट अपन डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आया हो, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8963040493। ओके, थैंक यू।